Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.arodaies.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। तो ये जो बुक्स हैं वो आपकी रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करेंगे पब्लिक सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्विसेज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो सिविल सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस दोनों हो सकती हैं। इंडिया में उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली आती है ऑल इंडिया सर्विसेज, नेक्स्ट है सेंट्रल सर्विसेज और नेक्स्ट है स्टेट सर्विसेज। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। So all India services are those services which are common to both state and the central government। कि जो all India services हैं वो center and state दोनों के लिए ही common होती हैं। The member of these services occupy top position under both center and the state and serve them by turns। यहाँ पे जो इन services के द्वारा जो members चुने जाएंगे वो state and center दोनों में ही top position occupy करते हैं। सो एट प्रेजेंट देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इस टाइम पे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। सबसे पहले है IAS जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IPS दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस। IFS दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। So in 1947 the Indian Civil Service that is ICS was replaced by IAS and the Indian Police जिसको IP कहते थे उसको रिप्लेस किया गया IPS से and were recognized by the Constitution as All India Services। और इन दोनों को उस टाइम पे ऑल इंडिया सर्विसेज रिकॉग्नाइज किया गया। और बाद में इन 1966 एक और ऑल इंडिया सर्विसेज को ऐड किया गया दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। So the All India Service Act of 1951 authorized the central government to make rules in consultation with the state government for the regulation of the recruitment, service condition of the members of All India Services। ये जो एक्ट था 1951 का ऑल इंडिया सर्विस एक्ट, उसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको ऑथराइज किया गया टू मेक रूल्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाए स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, किस चीज़ के लिए कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसकी रिक्रूटमेंट की रेगुलेशन के लिए, उनकी सर्विस कंडीशन के लिए। द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आर असाइंड टू द डिफरेंट स्टेट्स फॉर वर्क। कि इस सर्विस के द्वारा जो मेंबर्स चुने जाएंगे उनकी रिक्रूटमेंट जो होती है और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, बट इनको बाद में डिफरेंट स्टेट्स में असाइन किया जाता है काम के लिए। And it must be noted here that irrespective of their divisions among different states, each of these all India services form a single service with common right and status and uniform scale of pay throughout the country। कि बेशक इन जो मेंबर्स को अलग अलग स्टेट्स में जो है वो भेजा जाता है, अलग अलग डिविजन्स में भेजा जाता है, बट फिर भी इनकी जो सर्विस कंडीशन होती है, इनका जो स्टेटस होता है वो यूनिफॉर्म रहता है और इनको जो पे दी जाती है वो भी पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म रहती है। एंड देयर सैलरीज एंड पेंशंस आर मेट बाय द स्टेट। इनकी जो सैलरी एंड पेंशंस दी जाती है वो स्टेट के द्वारा दी जाती है। द ऑल इंडिया सर्विसेज आर कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनको स्टेट एंड सेंटर दोनों ही कंट्रोल करती हैं। द अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो सेंटर के हाथ में होता है, while the immediate control is vested in the state government। Any disciplinary action against these officers can only be taken by the central government। कि अगर कोई भी एक्शन लेना है इन मेंबर्स के खिलाफ जो ऑल इंडिया सर्विसेज के द्वारा चूज किए गए हैं तो वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा लिया जाएगा। द सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द चीफ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको मेन माना जाता है यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। एंड हैंस ही केम टू बी रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, और इनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेंट्रल सर्विसेज के बारे में। द पर्सोनल ऑफ अ सेंट्रल सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सेंट्रल सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल सर्विसेज।
दे होल्ड स्पेशलाइज्ड पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्ट्स में उनको अलग अलग पोस्ट मिलती है, अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं वो। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस द सेंट्रल सर्विसेज वर क्लासिफाइड इनटू क्लास 1, क्लास 2, सबॉर्डिनेट एंड इंफीरियर सर्विसेज। इंडिपेंडेंस से पहले जो सेंट्रल सर्विसेज थी उनको इन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता था, दैट इज क्लास 1, क्लास 2, सबॉर्डिनेट एंड इंफीरियर सर्विसेज। और इंडिपेंडेंस के बाद इनके नोमेनक्लेचर को चेंज किया गया। द नोमेनक्लेचर ऑफ सबॉर्डिनेट एंड इंफीरियर सर्विसेज, जो सबॉर्डिनेट एंड इंफीरियर सर्विसेज का नोमेनक्लेचर था उसको क्लास 3rd एंड क्लास 4th सर्विसेज कहा जाने लगा। एंड अगेन इन 1974 द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज इनटू क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, क्लास 4 वाज चेंज टू ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद ये जो क्लास 1, क्लास 2 वाली थी नोमेनक्लेचर, उसको चेंज करके ग्रुप ए, ग्रुप बी, यहाँ पे ग्रुप बी आएगा, यहाँ पे 8 लिखा गया है, मिसप्लेस हो गया, और ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी बना दिया गया। एंड एट प्रेजेंट देयर आर 60 ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज, और इस टाइम पे यहाँ पे 60 जो है वो ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। Cadres of a Group A Central Services has also corresponding Group B services. The Group C Central Services consist of, जो Group C services में कौन कौन आता है, जो clerical level के होते हैं, while Group D consist of a manual personas. So thus Group A and Group B comprises of gazetted officers. जो Group A and Group B की पोस्ट होंगी उनको gazetted officers बोला जाएगा, और जो Group C and Group D की पोस्ट होंगी उनको non gazetted officers बोला जाएगा। And among all India Foreign Services is the highest central services in term of prestige, status, pay and emoluments। कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो सबसे हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस मानी जाती है इन टर्म ऑफ प्रेस्टीज के मामले में भी, स्टेटस के मामले में भी, और पे एंड एमोलमेंट्स के मामले में भी। सो नेक्स्ट आती है स्टेट सर्विसेज। तो इसमें क्या है, द पर्सोनल ऑफ द स्टेट सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो स्टेट सर्विसेज के मेंबर्स होंगे, जो स्टेट सर्विसेज के द्वारा रिक्रूट किए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे। दे होल्ड डिफरेंट पोजीशंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ही वो डिफरेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं। एंड दे ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन देन दोज हेल्ड बाय अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। कि जो मेंबर्स ऑल इंडिया सर्विसेज के दौरान चूज किए जाते हैं उनसे इनका जो रैंक है, इनकी जो पोजीशन है वो लोअर होगी। द नंबर ऑफ सर्विसेज इन द स्टेट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। की जो नंबर है सर्विसेज की स्टेट्स में वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। लाइक द सेंट्रल सर्विसेज, द स्टेट सर्विसेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कि सेंट्रल सर्विसेज की तरह ही जो स्टेट सर्विसेज है उनको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लास 1 या फिर ग्रुप ए, क्लास 2 या फिर ग्रुप बी, क्लास 3 या फिर ग्रुप 3 ग्रुप सी, क्लास 4 या फिर ग्रुप डी। Further, the state services are also classified into a gazetted class and non-gazetted class. So usually जो class 1 that is group A and group B post होती हैं उनको gazetted classes बोला जाता है, और जो group C and group D services होती हैं उनको non-gazetted classes बोला जाता है। So next अब हम देखेंगे constitutional provisions के बारे में। So Article 308 to Article 314 in Part 14 of the Constitution contain provisions with regard to all India services, central services and state services। ये जो Article 308 से लेके Article 314 तक हैं हमारे Constitution के Part 14 में, वो डील करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ, सेंट्रल सर्विसेज के साथ एंड स्टेट सर्विसेज के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस के बारे में। So Article 309 empower the Parliament and state legislature to regulate the recruitment and condition of the services of the person appointed to public services post under central and a state। जो Article 309 है वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को एम्पावर करता है कि उनकी रिक्रूटमेंट को रेगुलेट कर सके और उनकी सर्विस कंडीशन को रेगुलेट कर सके, जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे पब्लिक सर्विसेज के लिए, सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए। Under such laws are made, the president or governor can make rules to regulate these matters। तो यहाँ पे जो president and governor हैं वो rules बना सकते हैं इन matters को regulate करने के लिए। And under these provisions, the parliament or state legislature can impose reasonable restrictions। तो इस provision के अंदर ही जो parliament and state legislature हैं वो जितने भी public servants हैं उनकी fundamental rights पे reasonable restrictions लगा सकते हैं
in the interest of integrity, honesty, efficiency, discipline, impartiality, secrecy, neutrality, devotion to the duty. तो यहाँ पे क्या है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे उनके फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, सो दैट कि वो जो अपनी ड्यूटी है वो ऑनेस्टी से कर सके, इंटीग्रिटी से कर सके और वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से डिवोट हो सके। बिकॉज मान लीजिए कि कोई मेंबर कहीं पे दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ पे जाने से कोई पब्लिक सर्वेंट मना कर दे कि मेरे तो जी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हनन हो रही है उनकी, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके फंडामेंटल राइट्स पे लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है टेन्योर ऑफ द ऑफिस। तो आर्टिकल 310 जो है उसमें क्या कहा गया है कि मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, द सिविल सर्विसेज ऑफ सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज और पर्सन होल्डिंग मिलिट्री पोस्ट और सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल 310 क्या कहता है कि जो भी डिफेंस के मेंबर्स हैं या फिर सिविल सर्विसेज है सेंटर के अंदर या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, मिलिट्री पोस्ट हो गई या फिर सिविल पोस्ट हो गई सेंटर के अंदर, वो सारे अपना ऑफिस होल्ड करेंगे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। सिमिलरली द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट और पर्सन होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर अ स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के अंदर मेंबर्स होंगे वो गवर्नर के प्लेजर पे अपनी पोस्ट होल्ड करेंगे। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं टू दिस जनरल रूल ऑफ डिसमिसल एट प्लेजर। तो उसमें क्या है कि द प्रेसिडेंट और गवर्नर मे प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू हिम इन 2 केसेस। यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को उस मेंबर को जिसको वो निकाल रहे हैं उसके काम से, जिसको वो हटा रहे हैं, कुछ कंपनसेशन देनी पड़ सकती है, कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है इन 2 केसेस में। सबसे पहला है कि इफ़ द पोस्ट इज एबॉलिश्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, कि अगर उनके पीरियड खत्म होने से पहले ही उन उस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया है, उस पोस्ट को हटा दिया गया है वहाँ से उस टाइम पे। एंड इफ ही इज रिक्वायर्ड टू वेकेट द पोस्ट फॉर रीजन नॉट कनेक्टेड विद मिसकंडक्ट ऑफ हिज पार्ट, कि अगर उसको जो पोस्ट वेकेंट करने के लिए कहा जा रहा है वो रीजन जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा उस मिसकंडक्ट से, तो वहाँ पे भी उस चीज़ के लिए उनको उसको एज अ कंपनसेशन पेमेंट करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट आता है सेफ गार्ड ऑफ टू सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 311 प्लेसेस 2 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अबव डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर, कि यहाँ पे जो आर्टिकल 311 है उसके थ्रू 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि जो डॉक्ट्रिन दे रखा है कि ये प्लेजर का, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करेंगे, बिकॉज ऐसे तो कभी भी उनको उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। इन अदर वर्ड्स इट प्रोवाइड 2 सेफगार्ड्स टू द सिविल सर्वेंट्स। तो यहाँ पे 2 सेफगार्ड्स दिए गए हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए। फर्स्ट है कि सिविल सर्वेंट्स कैनॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड, कि सिविल सर्वेंट्स को कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो रिमूव नहीं कर सकता है कि अगर वो पर्सन जिस पर्सन के द्वारा उसको अपॉइंट किया गया उसके नीचे की पोस्ट पे आ रहा हो। जैसे इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो उनके ऊपर का कोई जो पर्सन है वो ही उनको वहाँ से रिमूव कर सकता है, उसके नीचे का कोई भी पर्सन उनको नहीं हटा सकता है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। A civil servant cannot be dismissed or removed or reduced in the rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him। कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी पोस्ट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अगर उन पे कोई इंक्वायरी बैठी है और उस इंक्वायरी का भी उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज चार्जेस। और यहाँ पे उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जो आप पे इंक्वायरी बैठी है जिस चीज़ के लिए आप उसके बारे में बोल सकते हो। एंड हाउ एवर द सेकेंड सेफ गार्ड इज नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग 3 केसेज। जो सेकेंड सेफ गार्ड दे रखा है कि उस पर्सन को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप पे इस चीज़ के लिए इंक्वायरी बैठी है, 3 केसेस में यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा। So where a civil servant is dismissed or removed or reduced rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charges, कि अगर उस सिविल सर्वेंट को किसी क्रिमिनल चार्जेस के कारण रिमूव किया जा रहा है, उसका रैंक रिड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये उसको सेकेंड जो सेफ गार्ड है वो नहीं मिलेगा। Where the authority empowered to dismiss or remove a civil servant or to reduce his rank is satisfied that for some reasons it is not reasonably practiced to hold such inquiry। यहाँ पे उनको लग रहा है जो अथॉरिटीज़ हैं कि यहाँ पे जो इंक्वायरी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो सारा रिकॉर्डेड राइटिंग में रिकॉर्ड हो किया जाएगा, तो यहाँ पे भी उनको कुछ भी बताया नहीं जाएगा। Where the president or the governor is satisfied that
in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold such inquiry. और जहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर्स को लगता है कि जो स्टेट की सिक्योरिटी है उसके इंटरेस्ट में इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी इनको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। सो नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो जो आर्टिकल 312 है, मेक द फॉलोइंग प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। जो आर्टिकल 312 है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कुछ प्रोविजंस बताई हैं उसमें। द पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, की जो पार्लियामेंट है वो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती हैं इफ़ अ राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट टू डू सो, कि अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये नेसेसरी है कि एक और न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जाए, तो वहाँ पे पार्लियामेंट उसको क्रिएट कर सकती है। बट ऐसा जो रेजोल्यूशन है राज्यसभा का, उसको जो 2/3 मेंबर है राज्यसभा के प्रेसिडेंट वोटिंग उनके द्वारा सपोर्ट किया जाए। द पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जिस पर्सन को ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू अपॉइंट किया गया है, उसकी सर्विस कंडीशन को, उसकी रिक्रूटमेंट को रेगुलेट कर सकती हैं। और इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया था, दैट इज़ ऑल इंडिया एक्ट 1951। So the All India Judicial Service should not include any post inferior to that of the district judge. यहाँ पे कोई भी जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस सर्विस इज नॉट टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, कि कोई भी ऐसी अगर अमेंडमेंट की जाती है तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगी। Though the 42nd Amendment Act of 1976 made a provision for the creation of all India judicial services, कि बेशक जो 42nd अमेंडमेंट लाई गई थी 1976 में, उसके थ्रू ये बोला गया था कि आप जो ऑल इंडिया सर्विसेज जुडिशियल सर्विस है उसको क्रिएट कीजिए, बट अभी तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाया गया है। नेक्स्ट है अदर प्रोविजंस। सो इसमें क्या है कि आर्टिकल 312A, जिसको इंसर्ट किया गया था 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972 के द्वारा, confer power on the parliament to vary or revoke the condition of the service of person, कि यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो उस किसी पर्सन की जो सर्विस कंडीशन है उसको रिवोक कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, who were appointed to the civil service of the crown in India before 1950, कि वो पर्सन जो 1950 से पहले सिविल सर्विसेज में अपॉइंट किया गया था उसकी सर्विस कंडीशन को यहाँ पे पार्लियामेंट रिवोक और चेंज कर सकती है। और जो आर्टिकल 313 है वो डील करता है विद ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड सेज दैट until otherwise provided all the laws in force before 1950 and available to any public service would continue, कि जो भी लॉज वगैरह 1950 से पहले बनाए गए थे वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे पब्लिक सर्विस में। एंड आर्टिकल 314 विच मेड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज, जो ये आर्टिकल था 314 जो प्रोटेक्शन देता था एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स को, उसको रिपील कर दिया गया है बाय 28th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972। सो इसी के साथ हमारा ये पब्लिक सर्विसेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।